नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल वेंटिलेशन। जब भी पेशेंट जो है वो डिटोरिएट हो रहा हो या उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, फेल टू इम्प्रूव विथ अदर मेजर्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी के बावजूद भी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो उसको किसी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसमें हो। ठीक है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन को इम्प्रूव करेगी और ब्रीदिंग वर्क जो है रिमूव करती है, एग्जॉशन से रिलीफ देगी बाय गिविंग रेस्ट टू द रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो जाती है फिर उनको भी रेस्ट मिलेगी और मैकेनिकली जो है वेंटिलेशन होगी। वर्क ऑफ ब्रीदिंग पेशेंट का जो है रिड्यूस हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की टाइप्स होती हैं, ये नॉन इन्वेजिव भी हो सकता है, इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है, जिसमें हम पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है फेस मास्क की मदद से ताकि एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन अवॉइड की जा सके। ठीक है, उसमें सिर्फ फेस मास्क होता है जिसके ज़रिए हम देते हैं उसको ऑक्सीजन। तो पेशेंट जो है उसमें कॉन्शियस होता है, कोऑपरेटिव भी होता है और वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर सकता है और इफ़ेक्टिवली कफ करेगा। तो ये टेक्निक कॉमनली हम एक्यूट एक्सरबेशन जब हो जाती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की, COPD की, ठीक है, और नमूनिया में, उसमें हम ये नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं जो फेस मास्क के ज़रिए दी जाती है। तो इस नॉन इन्वेजिव में दो टाइप्स आती हैं, CPAP या बायपैप। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या बाय लेवल पोजिशन एयरवे प्रेशर। कंटिन्यूस पॉजिटिव में इस तरह होता है कि कंटिन्यूस ही प्रेशर जो है एयरवे का पास किया जाएगा, जबकि बाय लेवल में जब पेशेंट इनहेल करेगा तो उसमें ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा, एक्सहेल पे लो प्रेशर। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रेशर वाला जो है हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट में गुड होता है, जैसे कि स्लीप एपनिया सिंड्रोम के लिए अगर माइल्ड टू मॉडरेट हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो विथ पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, तो इनमें हाइपोक्सिया होता है पेशेंट को मेनली, जिसके लिए हम CPAP देते हैं। लेकिन बायपैप, बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये हाइपोक्सिया प्लस हाइपर कैप्निया हो तो उन कंडीशन में बायपैप इफेक्टिव है, लाइक एक्सासर्बेशन ऑफ COPD, बायलेटरल नमूनिया, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर या अक्यूट लंग इंजरी। ठीक है, इन कंडीशंस में हाइपर कैप्निया भी हो रहा है हाइपोक्सिया के साथ, तो बायपैप जो है वो इफेक्टिव होता है। ये दोनों हो गए नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की टाइप्स। उसके बाद आता है इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन एक्चुअली एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो इसमें पास करते हैं, वहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ ETT ट्यूब पास की जाएगी। पेशेंट को फुल या पार्शियल सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। फुल सपोर्ट में क्या है, यानी सारी जो रेस्पिरेशन है वो वेंटिलेटर ही कंट्रोल कर रहा है और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, फुल कंट्रोल है, फुल सपोर्ट है, सारी रेस्पिरेशन वो वेंटिलेटर के ज़रिए हो रही है, मशीन के ज़रिए हो रही है। ठीक है, पेशेंट उसमें डीपली सिडेटेड होता है। शॉर्ट एक्टिंग हम इसमें IV एनेस्थेटिक देते हैं पेशेंट को और पैरालाइज करते हैं विथ मसल रिलैक्सेंट। और पार्शियल सपोर्ट क्या है, पार्शियल सपोर्ट वेंटिलेटर में ये हेल्प करता है एंड ऑगमेंट द पेशेंट्स ओन ब्रेथ। ठीक है, पार्शियल सपोर्ट वो होता है जो उसको ऑगमेंट करेगा उसके ओन ब्रेथ में। फुल सपोर्ट में वो सिर्फ जो है मशीन से के ज़रिए ही रेस्पायर कर रहा है, उसका अपना जो है उसको स्पॉन्टेनियस ब्रेथ अलो नहीं करेगा। लेकिन पार्शियल सपोर्ट में ऑगमेंट करता है पेशेंट के ओन ब्रेथ को। इट डज़ नॉट रिक्वायर डीप सेडेशन एंड पैरालिसिस की भी ज़रूरत इसमें नहीं होती। तो ये हो गया इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन होता है, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो कंट्रोल जो मैंडेटरी वेंटिलेशन है CMV, ये एक्चुअली इनिशियल जो कंट्रोल होता है उसके लिए अप्रोप्रिएट है। इनिशियल कंट्रोल ऑफ पेशेंट विथ लिटिल रेस्पिरेटरी ड्राइव, उसमें हम कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन करते हैं, उसमें जिसमें पेशेंट की जो है रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो, उसमें हमने इनिशियली कंट्रोल करना होता है इससे। SIMV यानी सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसमें ये पेशेंट को अलाउ करेगा कि वो पेशेंट जो है स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करे बिटवीन द मैंडेटरी टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम थोड़ा बहुत उसको वेंटिलेटर दे रहा है, बीच में वो खुद अपनी भी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करेगा। ये होता है सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन में। PSV यानी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन क्या है, इसमें जो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ हैं पेशेंट के वो ऑगमेंट होते हैं बाय प्री सेट लेवल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज़रिए जो है उसी के ब्रेथ बस ऑगमेंट हो रहे होते हैं, इसको हम कह रहे हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, वही उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर PEP, इसमें थ्रू आउट द एक्सपायरेशन जो है प्रेशर दिया जाता है और ये क्या करेगा, ये एक्चुअली हेल्प करता है री एक्सपेंड द कोलैप्स और एडिमेटस लंग, सच जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम और पल्मोनरी इडीमा वाले जो केसेस हैं उनमें हमने पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर देना है, ताकि वो उस एल्वियोलाई को एक्सपायरेशन के बाद जो है ये दिया जाता है प्रेशर, ताकि वो एक्सपायरेशन जब होती है तो पीछे वो कोलैप्स ना कर जाए या एडिमेटस लंग जो है कोलैप्स ना करे, री एक्सपेंड हो, उसके लिए पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर दिया जाता है। अब इंडिकेशन आती हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन की, तब जब रेस्पिरेटरी फेलियर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करे, प्रीवियस टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। इसी तरह हेड इंजरी हो, कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अच्छा, ये कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन जो है एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हेड इंजरी वाले पेशेंट्स में हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इसमें पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है या उसका टाइडल वॉल्यूम वो हम इस मैकेनिकल वेंटिलेशन के ज़रिए इंक्रीज़ करते हैं, ताकि उसकी जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है आर्टीरियल ब्लड में वो हाइपर वेंटिलेशन के ज़रिए रिड्यूस हो। ठीक है, तो हाइपोकैप्निया में जाए पेशेंट, फिर उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस होगा। तो ये एक इंडिकेशन है। चेस्ट इंजरीज़ में भी हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी होती है, और सिवियर पल्मोनरी इडीमा में। वीनिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सपोर्ट, ये एक प्रोसेस होता है कि हम प्रोग्रेसिवली जो है रिड्यूस करें और इवेंचुअली रिमूव कर दें ऑल एक्सटर्नल वेंटिलेटरी सपोर्ट एंड एसोसिएटेड अपरेटस। ठीक है, ये हमने ग्रेजुअली करना होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली करना होता है। अगर हमने अचानक से ये अपरेटस जो है रिमूव कर दिया सडनली, तो पेशेंट जो है वो अनेबल होगा टू ब्रीथ बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस एंड रेजिडुअल डिक्रीज्ड लंग कंप्लायंस। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस की वजह से और उसकी लंग कंप्लायंस जो है रेजिडुअल डिक्रीज लंग कंप्लायंस है, तो उस वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो हमने सडनली नहीं करना, ग्रेजुअली वीन करना होता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी सपोर्ट। लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस है जो मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से होती है। अगर ट्यूब एक लंग में चली जाए, ट्यूब इन वन लंग, उससे जो है दूसरे वाले लंग का कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, इसी तरह कार्डियक आउटपुट जो है वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से फॉल कर सकता है। आपने लंग में और थोरेक्स में पॉजिटिव प्रेशर दिया, जिसकी वजह से जो है वीनस रिटर्न कम आएगा, तो कार्डियक आउटपुट फॉल करेगा। अगली कॉम्प्लिकेशन है वेंटिलेटर इंड्यूस इंजरी भी होती है, लंग इंजरी, जैसे कि बैरोट्रॉमा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टेंशन जब हो जाती है एल्वियोलाई की, उस वजह से बैरोट्रॉमा होगा, जो आगे जाके न्यूमोमेडिस्टिनम करवा सकता है, मेडिस्टिनम में एयर आ जाना, या सबकुटेनियस एम्फाइसीमा एंड न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, एयर जो है वो लीक कर जाएगी फिर, ओवर डिस्टेंशन। नोजोकोमियल नमूनिया हो सकता है वेंटिलेटर से, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। और इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड इलियस। ठीक है, इंटेस्टाइनल मसल की टेम्पररी पैरालिसिस हो जाती है और जो गैस और फ्लूइड है वो इंटेस्टाइन में बिल्डअप हो जाते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कॉमन है इसमें। हाई इंस्पायरेटरी प्रेशर से जो एयर है इसोफेगस और स्टमक में चली जाती है, तो ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन कंप्लीट हुआ। अगली टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आर्ट्स। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है, जिसको हम पहले एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते थे, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें डैमेज हो जाता है एल्वियोलर एपिथेलियम को और कैपिलरी एंडोथेलियम को। ठीक है, जिसकी वजह से जो एल्वियोलर स्पेस है वो फ्लडेड होगी विथ एडिमा एंड हाई प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट जो है नॉन कार्डियोजेनिक, इसमें एडिमा हो रहा है हाई प्रोटीन कंटेंट वाली, यानी एक्सुडेट। ठीक हो गया, तो ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज़ जिसमें एल्वियोलर एपिथेलियम डैमेज हो रही है, कैपिलरी एंडोथेलियम भी डैमेज हो रही है, तो वहाँ पे एल्वियोलाई में एडिमा हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो कौन सी कंडीशन है जो प्रीडिस्पोज करती है? कॉमन में ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया की वजह से होता है, मल्टीपल ट्रॉमा, नमूनिया जैसे बैक्टीरियल वायरल न्यूमोसिस्टिस माइकोप्लाज्मा से नमूनिया जो है वो भी आर्ट्स करवाएगा, पैनक्रेटाइटिस की वजह से, सिवियर बर्न्स, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन, परफोरेटेड विस्कस। ठीक है, और अनकॉमन कॉजेज हैं मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, इनहेल्ड टॉक्सिक गैसेस, फैट एम्बोलाइजेशन, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ड्रग्स में जो थायाजाइड्स हैं, मीथाडोन, बारबिचुरेट, ये सारी डैमेज करेंगी एल्वियोलर एपिथेलियम को, कैपिलरी एंडोथेलियम को, और एडिमा करवाएंगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होगा। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? क्लिनिकल फीचर्स,
डिस्निया होगा जो कि 12 to 24 आवर्स आफ्टर इंसाइटिंग इवेंट होगा, ठीक है, 12 से 24 घंटों के बाद, इस इंसल्ट के बाद जो है पेशेंट को डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लेबर्ड ब्रीदिंग, टेकिपनिया, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस और क्रेपिटेशन जो हैं दोनों लंग्स पे, स्पेशली बेस ऑफ द लंग्स पे हमें अस्कल्टेशन पे मिलेंगी। बहुत से पेशेंट जिनको ARDS होता है उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर डेवलप हो जाता है, जिसमें किडनी, लिवर, गट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी एसोसिएटेड होते हैं और ये सारे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, आप एक्सरे चेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको रैपिडली प्रोग्रेसिव, डिफ्यूज़ या फिर पैची, बायलेटरल, फ्लफ़ी या सॉफ्ट किस्म की शेडोइंग नज़र आएगी, जो कि कैरेक्टरिस्टिकली कोस्टोफ्रेनिक एंगल को स्पेयर करेगी, ठीक है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल इसमें अफेक्ट नहीं होंगे, ये फ्लफ़ी या सॉफ्ट शेडोज से अफेक्ट नहीं होंगे। ये देखिए रैपिडली प्रोग्रेसिव, डिफ्यूज़ या पैची, सॉफ्ट किस्म के या फ्लफ़ी कह सकते हैं, हमें ये पैचीनेस मिल रही है जो कि कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स को अफेक्ट नहीं कर रही ARDS में। लास्ट में ट्रीटमेंट है इसका, सबसे पहले जो है हमने ARDS का जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है। फॉर एग्जांपल अगर सेप्सिस की वजह से डेवलप हुआ तो उसको हम ट्रीट करेंगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन, यूजुअली हाइपोक्सीमिया अगर डेवलप हो रही है तो उसके लिए हमने वेंटिलेटर पे प्रोवाइड करना होगा पेशेंट को, या मैकेनिकल वेंटिलेशन कोई और फॉर्म में, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जैसे कि नॉर्मल सलाइन जो है ये यूज़ करना होगा जब इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन नेसेसरी हो, तो हम नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। डोपामीन भी देंगे अगर कार्डियक आउटपुट पेशेंट का लो है तो उसको जो है इंक्रीज़ करने के लिए डोपामीन। ARDS में डायूरेटिक्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। प्रोन पोजीशन जो है वो पेशेंट की ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती है एज़ कम्पेयर टू सुपाइन पोजीशन, ठीक है। इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी इसमें बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये वेज़ो डायलेटर है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये एक तो ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स को डायलेट करके, और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो इसलिए हेल्पफुल है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी हमने स्टार्ट करने होते हैं अगर इन्फेक्शन जो है वो नॉन है या सस्पेक्टेड है कि कोई इन्फेक्शस कॉज है, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। प्रोग्नोसिस ARDS की अगर सेप्सिस है तो मोर्टेलिटी 90% है कि उसमें मोर्टेलिटी हो जाएगी, बाकी कंडीशंस में 50% है प्रोग्नोसिस। दैट्स इट। अब जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इरफान मसूद से क्विक रिवाइज़ करेंगे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इंट्रोडक्शन है कि ये अक्यूट लंग इंजरी ही होती है जो रिजल्ट करती है इन रिलीज़ ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ठीक है। अक्यूट लंग इंजरी हुई तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए, उन्होंने जाके कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ा दिया और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा कॉज करवाया, ऑफन अकम्पनीड बाय मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है, इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है। बर्लिन डेफिनेशन क्या है ARDS की? अक्यूट ऑनसेट यानी एक हफ्ते के अंदर ऑफ द क्लिनिकल इंसल्ट ये होगा या फिर उसमें जो है वर्सनिंग रेस्पिरेटरी स्टेटस होगा, ठीक है, अक्यूट ऑनसेट। दूसरा कि बायलेटरल हमें इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं चेस्ट एक्सरे पे दोनों साइड्स पे विदाउट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, ना ही वो इफ्यूजन होगी, ना कोलैप्स है, ना नोड्यूल्स हैं, कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों साइड पे चेस्ट एक्सरे पे हमें इन्फिल्ट्रेशन मिल रही है। तीसरा पल्मोनरी इडीमा मिल रहा है, ठीक है, इसमें पेशेंट को पल्मोनरी इडीमा हो रहा है जो कि फ्लूइड ओवरलोड की वजह से भी नहीं है, ना ही वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से है पल्मोनरी इडीमा, ठीक है। तो ARDS का जो पेशेंट है वो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा के साथ प्रेजेंट करेगा विद पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो लेस देन 18 मिलीमीटर मर्करी होगा, क्योंकि जो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा होता है उसमें जब हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर चेक करते हैं तो वो हमें मोर देन 18 मिलीमीटर मर्करी मिलता है, लेस मिल रहा है तो वो ARDS को इंडिकेट करता है। एंड लास्टली हाइपोक्सीमिया, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, इनका जो रेशो है 300 से 200 अगर आ रहा है तो माइल्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हुआ है, अगर ये रेशो 200 से 100 है तो मॉडरेट, लेस देन 100 तो है रेशो तो सिवियर ARDS, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, इनका रेशो हमने निकालना होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है ये एक्सप्रेस होता है एज ए डेसिमल। सो रूम एयर विथ 21% ऑक्सीजन वुड बी 0.21, ठीक है। अगर रूम में 21% ऑक्सीजन है तो उसमें
इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का फ्रैक्शन जो है 0.21 होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एक रूम में जिसमें 21% ऑक्सीजन है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर 105 है तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रेशो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन रेशो हमारा निकलेगा 500 किस तरह कि 105 को हमने डिवाइड कर दिया इस इंस्पायर्ड फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन के साथ, तो रेशो इज़ 500। ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हम ABGs पे मेजर करें पेशेंट का तो वो हमें 70 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग जो है 50% ऑक्सीजन, यानी 50% को हम पॉइंट्स में करेंगे 0.5%, तो उसको आप रेशो निकालें तो 70 डिवाइडेड बाय 0.5 तो रेशो निकलेगा 140। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर पेशेंट को जो रेशो निकल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर वो अगर 300 से 200 के दरमियान है तो माइल्ड, 200 से 100 मॉडरेट एंड लेस देन 100 सीवियर, तो 140 आएगा हमारे पास मॉडरेट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह से ये हमने निकालना होता है और हाइपोक्सीमिया भी चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्लिन डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, तो आप बताएंगे कि एक्यूट ऑनसेट हो 1 हफ्ते के अंदर, बायलेटरल हमें चेस्ट एक्सरे पे इन्फिल्ट्रेट मिले जिसकी कोई और एक्सप्लेनेशन ना हो, पल्मोनरी एडिमा लेकिन नॉन कार्डियोजेनिक, ठीक है, जिसका पॉजिटिव जो है प्रेशर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर वो लेस देन 18 हो, और हाइपोक्सीमिया अगर मिले विद द रेशो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो हम डिटरमाइन करते हैं विद 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऑफ पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, देन अब आता है नेक्स्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कॉजेज। इटियोलॉजी में सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी इसकी समझें तो मैसिव इंट्रापल्मोनरी शंटिंग की जो इसमें पैथोफिजियोलॉजिक इवेंट है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में वो होता है मैसिव इंट्रापल्मोनरी शंटिंग, यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू द लंग्स विदाउट प्रॉपर गैस एक्सचेंज, जिसके नतीजे में सिवियर रिडक्शन आ जाती है ब्लड के ऑक्सीजन लेवल में। ठीक है, उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाई, तो ये इसमें मेजर पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट होता है। ये क्यों होती है शंटिंग? क्योंकि वाइड स्प्रेड एटेलेक्टेसिस की वजह से और सर्फेक्टेंट के डिसफंक्शन की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, वाइड स्प्रेड एटेलेक्टेसिस एंड सर्फेक्टेंट डिसफंक्शन, तो उसके नतीजे में हाइपोक्सीमिया होगी विथ नो इम्प्रूवमेंट ऑन 100% ऑक्सीजन। 100% ऑक्सीजन से भी ये हाइपोक्सीमिया करेक्ट नहीं हो पाती ARDS में। ठीक है, तो ये रिक्वायर करता है कि हाई पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर दिया जाए ताकि एयरवेज को प्रॉप ओपन रखा जाए। ठीक है, इसमें फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आपने देखा भी होगा सेप्सिस वाले पेशेंट को फिर हाई पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर दिया जाता है जो एयरवेज को फिर खोल के रखता है। डिक्रीज्ड पल्मोनरी कंप्लाइंस लीड टू इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कंप्लाइंस कम हुए तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होगी, डेड स्पेस इंक्रीज़ होगी अंदर जो है लंग्स में ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी बेड। हमने कहा कि पल्मोनरी जो कैपिलरी परमिएबिलिटी भी बढ़ती है, एल्वियोलर एपिथेलियम भी डैमेज होता है, कैपिलरीज भी डैमेज होती हैं, तो डिस्ट्रॉय हुई हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो उसकी वजह से डेड स्पेस इंक्रीज़ होगी, और लो वाइटल कैपेसिटी एंड लो FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी लो मिलती है इसमें। क्या कॉजेज़ हैं इसके एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के? या तो डायरेक्ट इंजरी हो, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में नमूनिया मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, एस्पायरेशन है देन 15%, इन्हेलेशन इंजरी हो, नियर ड्राउनिंग या लंग कंट्यूजन हो, ये डायरेक्ट इंजरी हुई है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप आया एक्यूट। इनडायरेक्ट कॉज में सेप्सिस मोस्ट कॉमनली है 25%। ठीक है, वहाँ पे आपने नमूनिया याद रखना है मोस्ट कॉमन। इनडायरेक्ट में सेप्सिस, शॉक, DIC, पैनक्रेटाइटिस, ट्रॉमा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। ओके, देन लास्ट में अब मैनेजमेंट आती है। कोई भी ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं है जो कि ARDS को रिवर्स कर सके, बस हमने अंडरलाइंग कॉज को ही ट्रीट करना होता है और सपोर्टिव थेरेपी देनी है। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है जिसमें हमने लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देनी होती है 40 to 60% ऑक्सीजन, लेकिन मोस्ट पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी वेंटिलेटर की, वो कब पड़ेगी, इंडिकेशंस क्या है मैकेनिकल वेंटिलेशन की?
अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 62 से कम हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का 45 से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर अब CPAP फ़ायदे वाली नहीं है, अब हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लाना होगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज़ लो टाइडल वॉल्यूम मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, आपने लो टाइडल वॉल्यूम वाली यूज़ करनी है। उसको लेस देन 6 ml पर kg ऑफ टाइडल वॉल्यूम पे मेंटेन रखना है, ठीक है, यानी लो टाइडल वॉल्यूम पे ही हमने उस वेंटिलेटर को मेंटेन रखना है। और फिर हमने प्लेट्यू प्रेशर जो है मेंटेन करना होता है लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और ये वेंटिलेटर पे ही मेजर होता है, ठीक है। प्लेट्यू प्रेशर कितना रखना है, लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कीप द फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड ऑक्सीजन लेस देन 60%, दैट इज़ 0.60। ये इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का फ्रैक्शन हमने लेस क्यों रखना है, क्योंकि हायर लेवल जो है हमने कहा टॉक्सिक होते हैं टू लंग्स, ठीक हो गया। देन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर हम यूज़ करेंगे जब पेशेंट जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन अंडरगो कर रहा हो, टू ट्राई टू डिक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इफ़ मोर देन 60%, यानी जब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन 60 से अबव है, 60% से अबव हो, तो उस केस में हमने फिर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर देना होता है, ठीक है। तो क्योंकि इससे जो है फिर ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगी, इसने एल्विलाई को ओपन रखना होता है, और ये हाई फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन की जो नीड है उसको भी रिड्यूस करेगा, और एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल्स को ब्लड में हेल्प जो है मेंटेन करेगा, ठीक है। इससे जो है वही बात कि कोलैप्स एल्विलाई ओपन हो जाते हैं, इम्प्रूव्ड ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी भी कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि हाई फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन देने से जो है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगी। तो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर से हम क्योंकि लो दे रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन लो दे रहे हैं, तो फिर टॉक्सिसिटी से भी बचा जा सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। और इससे ये भी फ़ायदा है PEP से कि लंग कंप्लाइंस भी जो है इम्प्रूव होती है, इन्फ्लेट और डिफ्लेट ईजीली हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये ARDS की मैनेजमेंट है जिसमें हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन की है पूरी। पहले CPAP दिया, उससे सही नहीं हुआ तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पहले हमने लो टाइडल वॉल्यूम मैकेनिकल वेंटिलेशन की, और हमने उसको लेस देन 6 ml पर kg टाइडल वॉल्यूम पर ही मेंटेन रखा। फिर हम प्लेट्यू पे ले आए लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वेंटिलेटर को, और पार्शियल प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन हमने लेस देन 60 रखा, क्योंकि हायर लेवल जो है टॉक्सिक होता है टू लंग्स, ठीक है। देन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर देंगे हम अगर फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन मोर देन 60 है, ठीक है। देन आता है सर्कुलेटरी सपोर्ट। ARDS में हमने जो है जो फ्लूइड कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट करनी होती है सर्कुलेटरी सपोर्ट में। टारगेट जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होना चाहिए पेशेंट का, वो 4 to 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए, टारगेट लेवल 4 to 6 इफ़ नॉन ओलिगोयूरिक एंड नॉर्मोटेंसिव है वो, ठीक है। तो ये टारगेट लेवल हमने अचीव करना है। ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड लेवल हम यूज़ कर रहे होते हैं डाययूरेसिस को गाइड करने के लिए। अगर ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड के लेवल 200 से ज़्यादा हैं तो हम डाययूरेसिस करवाएंगे, ठीक है। यानी टारगेट यूरिन आउटपुट जो हमने अचीव करना है वो 4.5 से 9 ml पर kg पर आवर इंटू 3 आवर्स में होना चाहिए। तो ये जो है शो हुआ है टू डिक्रीज़ द टाइम टू एक्सट्यूबेशन यानी कि ETT ट्यूब जो है हम रिमूव करते हैं, जो कि हमने ग्रेजुअली जो है रिमूव करनी होती है स्पेशली वेंटिलेटर पेशेंट्स में। तो यहाँ पे कह रहा है कि इससे जो है BNP लेवल हमने देखे, उससे हम डाययूरेसिस गाइड कर सकते हैं। अगर BNP मोर देन 200 आ रहा है तो हम डाययूरेसिस कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इससे फिर जो है डिक्रीज़ होगा टाइम टू एक्सट्यूबेशन। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली जो BNP लेवल होते हैं ना, वो ARDS और बाकी जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कॉजेज़ है जैसे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, उनमें जो है डिफरेंशिएट करने के लिए हम BNP लेवल करवाते हैं, और ये हमें इनडायरेक्टली गाइड देता है फ्लूइड मैनेजमेंट इन ARDS में अगर लोअर BNP लेवल है तो उसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो प्राइमरीली हार्ट फेलियर की वजह से नहीं है, ठीक है, अगर हमें लो लेवल मिल रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमने मोर अग्रेसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करनी होगी। कन्वर्सली अगर हमें जिस तरह यहाँ पे भी लिखा है कि हायर लेवल ऑफ BNP मिल रहे हों, तो ये इंडिकेट करता है हार्ट फेलियर या सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो फिर उस केस में हमें कॉशियसली फ्लूइड मैनेजमेंट जो है करनी होगी, क्योंकि ये पता है कि हमें हार्ट से ही सिक्रीट होता है वॉल्यूम और प्रेशर ओवरलोड में, तो इसीलिए ये हार्ट फेलियर का ही यूज़फुल मार्कर होता है।
ARDS में इसके जनरली लेवल लोअर होते हैं बनिस्बत कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट्स में। तो यानी कॉन्सिक्वेंटली अगर हम ऐसा कहें कि अगर BNP के लेवल हमें लेस देन 200 पिकोग्राम मिल रहे हैं पर ml, यानी लो लेवल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी डायग्नोसिस ARDS है। लेकिन अगर ये मोर देन 200 या 1200 मिल रहे हैं, हाई लेवल मिल रहा है, तो मतलब ये कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है। तो उसमें फिर हमने डायूरेसिस करनी होती है। ठीक हो गया, ठीक है। फिर इसी BNP के लेवल से फिर हमने एक्सट्यूबेशन भी डिसाइड करनी होती है। तो इससे जो है डिक्रीज़ आता है इन द टाइम टू एक्सट्यूबेट, यानी जो ETT ट्यूब का रिमूवल है उसको रिमूव करके फिर हम उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग पे जब ले आते हैं पेशेंट को ग्रेजुअली, उसको कहते हैं एक्सट्यूबेशन, रिमूवल ऑफ ETT ट्यूब। ठीक है। देन पैरालिसिस है। पैरालिसिस याद रखिएगा कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अपॉन फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का रेशो लेस देन 150 आ रहा है, लेस देन 100 हमने कहा था सीवियर ARDS है, तो लेस देन 150 यानी सीवियर ARDS है, तो फिर इस केस में हमने पैरालिसिस कंसीडर करनी होती है। एजेंट जो है हम सिस्ट्राक्यूरियम, जो कि एक न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये 48 आवर्स में हमने देना होता है, और ये इससे मोर्टेलिटी भी डिक्रीज़ होती है। पैरालिसिस हम कंसीडर करते हैं इस केस में। स्टीरॉइड्स की बात करें तो ARDS में रोल जो है स्टीरॉइड्स का कंट्रोवर्शियल है। इसका इफ़ेक्ट डिपेंड करता है कि हमने टाइमिंग पर भी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, यानी अगर आपने 72 आवर्स के अंदर दिया तो उससे मोर्टेलिटी डिक्रीज़ होगी और ICU फ्री डेज़ इंक्रीज़ होंगे। ठीक है। आउट ऑफ ICU इंटेंसिव केयर के बाहर जो है ज़्यादा होगा टाइम, आउट ऑफ ICU रहेगा पेशेंट। लेकिन अगर आपने स्टीरॉइड 7 से 13 दिनों में दिया तो इससे कोई भी मोर्टेलिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ICU फ्री डेज़ ज़्यादा होंगे। और मोर देन 14 डेज़ गुजर गए हैं फिर आप स्टीरॉइड्स दे रहे हैं तो इससे फर्दर मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। लास्ट में एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन। तो इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि वेजोडाइलेटर होता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अपॉन फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का जो रेशो है, इस रेशो को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। लेकिन इसमें फिर भी जो कोई भी लेकिन इसमें फिर भी कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं मिलता नाइट्रिक ऑक्साइड से। इनहेल्ड प्रोस्टासाइक्लिन, ये भी इसी रेशो को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। प्रोन वेंटिलेशन, हमने कहा सुपाइन से जो प्रोन है वो ज़्यादा अच्छा है, तो प्रोन वेंटिलेशन से भी जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज़ होगा, लेकिन वही बात मोर्टेलिटी पर कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन, ये भी मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है जिसमें स्मॉल ब्रेथ जो है वेरी रैपिडली डिलीवर किए जाते हैं, अनलाइक द कन्वेंशनल वेंटिलेशन। जो स्मॉल ब्रेथ है बस हम रैपिडली दे रहे होते हैं पेशेंट को, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन कहते हैं। इसमें भी फ़ायदा नहीं है, बस पॉसिबल हार्म हो सकता है। ठीक है। देन है लंग रिक्रूटमेंट। अप्लाई कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर 40 to 45 सेंटीमीटर वाटर in 2 minutes to recruit the lung, and then increase the positive and expiratory pressure to maintain। ठीक है। इसमें हमारा मेन एम यही होता है इस प्रोसेस में कि जो कोलैप्स या अंडर इन्फ्लेटेड जो रीजन्स हैं लंग के, उनको हमने जो है पार्टिकुलरली जो एल्वियोलाई है उनको ओपन करना होता है। ठीक है। और इंक्रीज़ करते हैं हम एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। तो कैसे की जाती है ये, इसमें हम एयरवे का देखें प्रेशर बढ़ा रहे हैं, या तो ट्रांजिएंटली ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट मैन्यूवर, और या फिर हम जो है हायर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है। ये लंग रिक्रूटमेंट भी एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होती है, हेल्पफुल है कि इससे एक तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, कोलैप्स जो एल्वियोलाई हैं वो रीओपन हो रहे हैं, लंग रिक्रूटमेंट हो रही है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, गैस एक्सचेंज अच्छी होगी, ऑक्सीजनेशन अच्छी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। ठीक है। और लंग इंजरी भी इसमें रिड्यूस हो रही है। ठीक है। रिक्रूटमेंट मैन्यूवर से और एप्रोप्रिएट जो हम पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर दे रहे हैं, तो इससे फर्दर लंग इंजरी प्रिवेंट होगी बाय मेंटेनिंग लंग वॉल्यूम एंड प्रिवेंटिंग साइक्लिकल कोलैप्स एंड रीओपनिंग ऑफ द एल्वियोलाई। ठीक है। तो लंग इलेक्ट्रोट्रोमा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और वेंटिलेशन भी इम्प्रूव हो रही है रिक्रूटमेंट से, लंग मैकेनिक इम्प्रूव होगा, मोर इफेक्टिव गैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो रिक्रूटमेंट मैन्यूवर किस तरह है कि हम टेम्परेली एयरवे प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं ट्रांजिएंटली, ताकि वो जो कोलैप्स हुए हुए एल्वियोलाई हैं वो ओपन हों। ऑफन एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के ज़रिए हम ये करते हैं, और हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, उसके बाद उसको होल्ड किया सर्टेन ड्यूरेशन तक। ठीक है। फिर हमने हाई जो है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर प्रोवाइड किया, जो कि लंग इन्फ्लेशन को मेंटेन रखेगा और एल्वियोलर कोलैप्स को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। तो ये हाई PEP
और रिक्रूटमेंट मैन्यूवर हम साथ कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है लंग रिक्रूटमेंट। दैट्स इट। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।